नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती इसका 9वां अध्याय गज़लें यह लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है डॉक्टर राहत इंदौरी जी ने। हम इसका स्वाध्याय भी देखेंगे। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आइए स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत आपको आकलन में पहला क्वेश्चन दिया है, लिखिए। उसमें गज़लकार के अनुसार दोस्ती का अर्थ। तो आंसर लिखेंगे, गज़लकार ने इस गज़ल में दोस्ती का अर्थ बताते हुए कहा है कि दोस्त की बात मानना चाहिए, परंतु यदि उससे हमें कोई शिकायत हो तो उसके बारे में भी उसे बता देना चाहिए। यदि उसकी कोई बात हमें बुरी लगती है तो उसका बुरा भी मानना चाहिए और उस बारे में भी उसे ज़रूर बताना चाहिए। इसी को दोस्ती कहते हैं। आ प्रश्न जो है वो दिया है, कवि ने इनसे सावधान किया है। उत्तर में लिखेंगे, कवि ने जहरीले दोस्तों से, कागज़ों की पोशाक से, दुर्गंध फैलाने वालों से, इनसे हमें सावधान किया है। अगला प्रश्न है, प्रकृति से संबंधित शब्द तथा उनके लिए कविता में आए संदर्भ। तो संदर्भ यानी अर्थ, यानी किस लिए उसका यूज़ किया गया है, वह अर्थ हमें यहाँ पर बताना है। और प्रकृति से संबंधित यानी नेचर से संबंधित जितने भी शब्द इसमें आए हैं वह हमें यहाँ पर लेना है। तो शब्द है पहला तूफान, और उसका संदर्भ इस कविता में किस संदर्भ में उसको लिया गया है, किस अर्थ में इस कविता में उसे लिया गया है, तो विपत्ति, उथल पुथल होने के संदर्भ में लिया है। दूसरा शब्द हमने प्रकृति से लिया है बादल, है ना, ये भी नेचुरल होते हैं। दिल को बेचैन करने वाली भावनाओं के उमड़ने के संदर्भ में कविता में से लिया गया है। तीसरा शब्द हमने देखा सैलाब, जिसे हम बाढ़ भी कहते हैं। तो इसका संदर्भ क्या है कविता में, आँखों से आंसुओं की धारा बहने के संदर्भ में, यानी यहाँ आँखों से आंसू नहीं बहे तो आंसुओं का सैलाब, ऐसा यहाँ कहा गया। समंदर, समंदर का संदर्भ क्या है इस कविता में, तो हर प्रकार से भरे हुए यानी संपन्नता के संदर्भ में। अगला प्रश्न है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत 2 इसमें है, गज़ल में प्रयुक्त विरोधाभास वाली 2 पंक्तियों को ढूंढकर उनका अर्थ लिखिए। विरोधाभास यानी विरोधी आभास देने वाली, एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग होने वाली 2 पंक्तियां हमें ढूंढना है, यानी 2 लाइनें हमें ढूंढना है। तो इस कविता इस गज़ल में दिल को सबसे बड़ा हरीफ समझ और इस संग को खुदा भी मान, ये जो लाइनें यहाँ पर दी गई है ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी है। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि कैसे विरोधी है, तो यहाँ पे हरीफ, दिल को सबसे बड़ा हरीफ समझ, हरीफ यानी होता है शत्रु, है ना, और इस संग को खुदा भी मान, यानी ये जो पत्थर दिल है इसको खुदा यानी भगवान भी मान, ये यहाँ पे कहा गया है। यानी दोनों चीज़ें हमको यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत ही दिखाई देती है। देखेंगे गज़ल की यह दोनों पंक्तियाँ अपने आप में एक दूसरे की विरोधी जान पड़ती है, क्योंकि कवि पहली पंक्ति में तो दिल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने के लिए कहते हैं, दुश्मन है ना शत्रु, हरीफ, है ना। वहीं वे दूसरी पंक्ति में उस पत्थर जैसे दिल को खुदा मानने के लिए भी कहते हैं। ठीक है, तो वे इसे अपना दुश्मन मानने के लिए क्यों कहते हैं, वे इसलिए कहते हैं क्योंकि
इस दिल में ही उल्टे सीधे विचार आते जाते रहते हैं, जिससे मनुष्य भटक सकता है। क्योंकि उल्टे सुल्टे जो विचार आते हैं मन में, उनसे भटकने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो दिल है, इसी में जो है उल्टे तरह तरह की बातें, तरह तरह की जो है खुराफातें हमारे दिल में आती रहती हैं। और इसको अगर मान लिया जाए, इसके कहे पर चला जाए, तो मनुष्य जो है भटक सकता है। क्योंकि मनुष्य जो है दिल की बात को सुनता है। अब दूसरी तरफ वे इसे खुदा मानने के लिए कहते हैं, क्योंकि दिल के बिना हमारा शरीर बेजान है ना। क्योंकि दिल धड़कता है तभी हमारे ज़िंदा होने की जो है हमें खातरी हो जाती है ना, विश्वास हो जाता है। अगर दिल ना हो तो ये शरीर हमारा कैसा हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि दिल में दोनों तरह के विचार आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो हमें अच्छे विचारों को अपना लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक पत्थर को भगवान मानकर पूज सकते हैं, तो पत्थर दिल भी हमारे लिए पूजनीय ही होना चाहिए। यहाँ पे कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि हम किसी पत्थर को अगर भगवान मान लेते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो फिर पत्थर दिल भी हमारे लिए पूजा के योग्य होना चाहिए, पूजनीय होना चाहिए। ये यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। कवि कहता है कि पोशाक शब्द, प्रश्न है, कागज की पोशाक शब्द की प्रतीकात्मकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, कवि कहता है, मनुष्यों की बस्ती में कागज की पोशाक पहनकर दुश्मन चला आता है ना। यहाँ समाचार पत्र, पैम्पलेट्स, पुस्तिका, अखबारों आदि की बात की जा रही है, क्योंकि इनमें भड़काऊ समाचार लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे कवि देखिए क्या कह रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर वगैरह हम पढ़ते हैं, या कोई ऐसी मैगज़ीन में कोई पैम्पलेट्स है ना, ऐसे जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होता है, भड़काऊ समाचार, यानी किसी भी मतलब लोगों को भड़काने के विचार उसमें लिखे होते हैं, उकसाने वाले विचार उसमें लिखे हुए होते हैं। और वे विचार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, देश के नाम पर लिखे हुए होते हैं, जिससे जाति, धर्म तथा देश के नाम पर आपस में दंगे फसाद हो जाते हैं, है ना। अब लोगों को तो जो भी न्यूज़ पता पड़ती है वो इन्हीं सब से पता पड़ती है। जो समाचार पत्र है, पेम्पलेट है, पुस्तिका है, तो इन्हीं सब से हमें पता पड़ती है सारी खबरें। और फिर इन्हीं के आधार पर जो है माहौल बन जाता है दंगे फसाद का। और आज के समय में टीवी वगैरह भी इसमें शामिल हो गया है ना। तो कवि क्या कहता है, कवि ने ये जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं, इनको उन कातिलों की पोशाक कह दिया है। वो दंगे फसाद फैलाने वालों के कपड़े ये होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये पहनकर इस रूप में ये हमारे घर में आते हैं, ऐसा कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो कवि इन कागज़ों को कातिल की पोशाक के प्रतीक मान रहे हैं, यानी उनके कपड़ों के प्रतीक मान रहे हैं, उनके रहन सहन के प्रतीक मान रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि इन्हीं से हमें बचने की ज़रूरत है। यानी न्यूज़ पढ़ो, लेकिन न्यूज़ के अंदर क्या लिखा है इसको सोच समझ कर और फिर अपना निर्णय लो। यानी कोई अगर भड़का रहा है तो भड़कने की ज़रूरत नहीं है, पहले उस विषय पर अच्छे से विचार कर लो, और तभी जो है क्या सच है क्या झूठ है, इसकी पहले आप जो है पहचान कर लो। और वे कह रहे हैं कि इन्हीं से तो हमें बचने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारे देश में दंगे फसाद को फैलाते हैं और लोगों को भड़काते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिव्यक्ति में दिया है, जीवन की सर्वोत्तम पूंजी मित्रता है, इस पर अपना मत लिखिए। उत्तर लिखेंगे, अपने मित्र से हम अपने दिल की हर बात कर लेते हैं। मित्र को हमारे जीवन की सर्वोत्तम पूंजी कहा जाता है। सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम, सबसे अच्छी, पूंजी यानी धन, है ना। मित्रता ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य स्वयं चुनता है और फिर उसे निभाता है। क्योंकि रिश्ते नाते ये सब
हम जब पैदा होते हैं तो उसी के साथ में बन जाते हैं, लेकिन एक दोस्ती या मित्रता आप कहें, वही एक ऐसी चीज़ होती है जो हम खुद चुनते हैं कि हमारा दोस्त कौन होगा, हमारी सहेली कौन होगी, है ना। और फिर उसे निभाते हैं। तो हमारे अच्छे मित्र की पहचान हमारे बुरे समय में ही होती है। अगर हमारा मित्र सच्चा है तो वह बुरे समय में साथ जरूर देता है। अच्छा मित्र और अच्छे मित्र की क्या पहचान होती है, देखिए कि वह अपने मित्र को बुरी राह पर जाने से बचाता है। ऐसा कोई भी मित्र जो आपको गलत रास्ते पर अगर जा रहे हो उस समय आपको टोके ना, आपको बताए ना कि ये रास्ता गलत है, वहाँ ये काम मत करो, तो ऐसे दोस्त को कभी भी हम अच्छा दोस्त या सच्चा दोस्त नहीं कह सकते। जो अच्छा मित्र होगा उसको अपने मित्र की ऐसी दशा देखकर जरूर से दुख होगा और वो उसको बताएगा तुम इस रास्ते पर मत जाओ। तो अच्छा मित्र अपने मित्र को बुरी राह पर जाने से बचाता है, उसको जीवन की सही राह दिखाता है और उसको सही रास्ते पर लेकर आता है और वक्त आने पर उसका साथ देता है, चाहे जैसा भी वक्त हो, है ना, अगर उसको ज़रूरत पड़े उसका साथ देता है। यदि कहा जाए कि एक अच्छे मित्र के बिना जीवन अधूरा है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रता के कई उदाहरण हमने अपने जीवन में देखे हैं, जिसमें भगवान कृष्ण और सुदामा, इनकी मित्रता किसी से भी छुपी नहीं है। एक सच्चा मित्र मिलना बहुत ही खुशनसीबी होती है। एक दूसरे की गलतियों को समझना, समझाना और उन्हें सुधारना। किसी भी परिस्थिति में अहंकार दोस्ती के बीच में नहीं आता, वही सच्ची मित्रता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक युग में बढ़ती प्रदर्शन प्रवृत्ति विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आधुनिक युग यानी आज का समय जो है, इसे हम आधुनिक युग कहते हैं। बढ़ती प्रदर्शन प्रवृत्ति यानी हम हर चीज़ के प्रदर्शन में लगे हुए हैं आज के समय में, है ना। किसके घर में क्या है, कौन कैसे कपड़े पहनता है, कैसा खाना खाता है, कहाँ घूमने जाता है, दिन भर वो क्या करता है, उसका रूटीन क्या है, हर चीज़ें जो है हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हम कितना अच्छा हर चीज़ यूज़ करते हैं, है ना। तो ये प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है, दिखावे की जो प्रवृत्ति है, प्रदर्शन यानी यहाँ पे मुख्य अर्थ उसका दिखावा, हर चीज़ का दिखावा करना। तो आजकल तो जो है दिन भर व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, सब दूर स्टेटस डाले जाते हैं। अगर कुछ घर में खाने के लिए बना है तो उसका तक जो है आज हमने क्या खाया, आज हमने क्या किया, आज क्या पहना, कहाँ घूमने गए थे, ये सारी चीज़ें डाली जाती है और फिर उसके अंदर हमने कितना सबसे अच्छा किया ये बताया जाता है। यानी हमारे पास जो है कितना धन दौलत पैसा है और हम जीवन को जो है कितना जीवन का आनंद ले रहे हैं और हमसे ज़्यादा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं, ये बताने की जो है कोशिश की जाती है इन सारी चीज़ों से। तो अगर हम चाहे जितना भी कहे कि ये ऐसी बात नहीं है, हम तो इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य का जो मन है, उसके पीछे की जो प्रवृत्ति है वो यही है कि वो दिखाना चाहता है कि वो क्या कर रहा है और कितना अच्छा जी रहा है। तो लिखने को शुरू करते हैं। आज के युग में मनुष्य में प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। वह हर चीज़ का दिखावा करता रहता है। सामान्य जीवन जीना जैसे गरीबी की निशानी बन गई है ना। अगर कोई सामान्य जीवन जिए, क्या आवश्यक है उतना, एकदम अगर सिंपल सादा भोजन, सात्विक भोजन करे और अगर उसकी तस्वीरें, उसके फ़ोटोज़ वो अगर डाले तो पता पड़ेगा उसको तो गरीब कहा जाएगा। अरे ये तो रोज़ सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी खा रहा है, नहीं ये गरीब है ना। अगर दिखावा न किया जाए तो समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज हर जगह पर पैसे वालों का ही बोलबाला है। क्योंकि दुनिया ऐसी बन गई है, पैसा है तो इज्जत है, मान है, सम्मान है। परंतु यदि पैसा नहीं है तो उस व्यक्ति की कोई भी इज्जत नहीं होती, उसका कोई सम्मान नहीं करता, बल्कि समय समय पर
उसको उसकी स्थिति दिखाई जाती है, उसकी जगह दिखाई जाती है, उसको याद दिलाया जाता है कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। यानी कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता, लेकिन दिखाने की कोशिश करता है कि हम तुमसे कितने बेहतर हैं, और उसका अपमान किया जाता है। छोटे छोटे अवसरों पर बड़े बड़े दिखावे किए जाते हैं। यानी कोई भी प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम बहुत कम पैसों में बहुत अच्छे से संस्कारों के साथ में निभाया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी बड़ा दिखावा किया जाता है। ज़रूरत ना होने पर भी कुछ चीज़ों को घर में स्थान दिया जाता है। आजकल देखते हैं घर में लग्जरियस आइटम जो है वो भरे पड़े होते हैं, तो जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसी चीज़ें भी सिर्फ दिखाने के लिए हम घर में इकट्ठा कर लेते हैं। और यहाँ कभी कभी तो प्रदर्शन की हद ही पार हो जाती है, जब शादियों में लाखों करोड़ों में खर्च किया जाता है। अब देखिए, शादी ब्याह दो व्यक्तियों का बंधन, दो परिवारों का बंधन, और समाज को इसमें साक्षी मानकर बुलाया जाता है। लेकिन आजकल वह चीज़ एकदम बदल गई है। शादी ब्याह में जो रीति रिवाज संस्कार है वो तो अब पीछे छूटते जा रहे हैं, बल्कि कितना दिखावा और कितना आप उसमें जो है पैसा खर्च कर सकते हैं, उस पर आपका मान सम्मान और आपका सब कुछ टिका हुआ होता है। पहले के समय में मनुष्य संतुष्ट था, चार जोड़ी कपड़े के साथ अपना जीवन व्यतीत कर देता था। पर आज कई जोड़ी कपड़े होने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं रहता है ना। इतने कपड़े हो तो भी कहीं जाना हो तो बोलते हैं कि कपड़े ही नहीं है। हर सुख सुविधा की चीज़ घर में होने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं होता। एक चीज़ प्राप्त करने के बाद अगली चीज़ प्राप्त करने के लिए उसमें होड़ मची रहती है कि कौन सबसे पहले उस चीज़ को प्राप्त करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि यह प्रदर्शन की प्रवृत्ति इंसान को गलत रास्ते पर भी लेकर जा रही है, क्योंकि हर चीज़ प्राप्त करने के लिए मनुष्य कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों न हो, वो उसको अपनाता है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे की ज़रूरत है, दिखावे की ज़रूरत है, और उसके लिए उसको गलत रास्ता अपनाना भी मंजूर है। इसका अंत न जाने कब होगा। 4 प्रश्न दिया है। गज़ल में निहित जीवन के विविध भावों को आत्मसात करते हुए रसास्वादन कीजिए। अब इस गज़ल में जीवन के कितने भाव हमें दिखाए गए हैं, उनको आत्मसात करते हुए हमें कविता का रसास्वादन करना है। डॉक्टर राहत इंदौरी जी की गज़लों में हमें सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी, संवेदनशीलता सेंसिटिविटी, मैत्री भाव, विश्वास की सीख और दोगलेपन की प्रवृत्ति आदि के दर्शन होते हैं। वह बहुत ही सरल ढंग से अपने दोस्त का कहा मानने और यदि बुरा लगे तो उसे शिकायत करने के लिए भी कहते हैं। कवि कहते हैं, सामान्य लोगों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, और वह देवताओं के अवतार में फ़कीरों के सिलसिले की बात कहकर हमें इस बारे में बताना चाहते हैं। यानी वे कहते हैं सामान्य जो लोग होते हैं उनके प्रति हमें संवेदनशील तो होना ही चाहिए। इसका उदाहरण वे देते हैं कि देवताओं के अवतार में फ़कीरों के सिलसिले की बात जो है एग्ज़ाम्पल देकर हमें ये बात वे बताना चाहते हैं। आगे वे कहते हैं, दोस्त को अपने बारे में विश्वास दिलाने की बात, और उसको इस लाइन से बताते हैं कि गाहे गाहे मेरा कहा भी मान। दूसरी लाइन है, फर्ज कर और मुझे भला भी मान, एवं मेरी बातों से कुछ सबक भी ले, आदि पंक्तियों के द्वारा बताते हैं, है ना। दोस्त को अपने बारे में
विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने ये लाइनें जो है लिखी हैं। हमको भी सांपों का मंत्र आता है। इसमें क्या दिखता है? उनका साहस, उनकी ताकत हमें दिखाई देती है। और बचकर रहना एक कातिल से, इसके द्वारा यानी इस लाइन के द्वारा वे लोगों को सचेत कर रहे हैं छुपे हुए दुश्मनों से। इसी तरह कभी कपड़ों पर इत्र लगाकर लोगों के मस्तिष्क में जहर भरने वाले व्यक्ति की दोगलेपन की बात भी वे सबके सामने बताते हैं। उनकी गज़लों के शेर जीवन की वास्तविकता के दर्शन कराते हैं। अगला प्रश्न साहित्य संबंधी ज्ञान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत है, जानकारी दीजिए। इसमें प्रश्न दिया है डॉक्टर राहत इंदौरी जी की गज़लों की विशेषताएं। उत्तर लिखेंगे, कवि डॉक्टर राहत इंदौरी जी की गज़लें हमारा हौसला निर्माण करने वाली, उत्साह को बढ़ाने वाली और सकारात्मकता फैलाने वाली तथा संवेदनशीलता को जगाने वाली होती है। इनकी गज़लों में आधुनिक प्रतीकों और बिंबों का उपयोग किया जाता है, जिनसे जीवन की वास्तविकता के दर्शन हमें होते हैं। आपकी गज़लों से मुशायरा को साहित्य स्तर और सम्मान प्राप्त हुआ है। अब हमें अन्य गज़लकारों के नाम इसमें लिखना है। तो अन्य गज़लकारों के नाम में हम लिखेंगे गुलजार, नीरज, दुष्यंत, कुंवर बैचेन, राजेश रेड्डी तथा रविंद्रनाथ त्यागी। इस तरह से हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आगे जो अलंकार दिए हुए हैं उसके लिए मैं अलग से ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, फिर भी इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ में कक्षा 11वीं के लिए एक वीडियो में बना दूंगी, जो आपके टेक्स्ट बुक के दिए हुए एग्जाम्पल यानी उसी के ऊपर आधारित होगा। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को मान कर देखिए। और कमेंट बॉक्स में जब आप लिखते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, तो उससे मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसी के साथ में मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।